और अब बात करते हैं सिक्किम के हालात की। सिक्किम में आई आपदा ने भयंकर कहर बरपाया है और इस बीच ये बात सामने आ रही है कि 2 वैज्ञानिकों ने 10 साल पहले ही ऐसे किसी हादसे का अंदेशा जताया था। इसरो के इन वैज्ञानिकों का करंट साइंस में एक शोध पत्र छपा था जिसमें उन्होंने आगाह किया था कि सिक्किम का साउथ लोना ग्लेशियर रिसीड कर रहा है, यानी कि खिसक रहा है, पीछे जा रहा है और इसकी वजह से लेक जो झील है वो आउटबर्स्ट कर सकती है, फट सकती है और आपदा का अंदेशा काफी ज्यादा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इन चेतावनी के बाद एजेंसियों ने जरूरी कदम उठाए थे? देखते हैं रिपोर्ट। बुधवार सुबह उत्तरी सिक्किम में डैम टूटा और सेना के जवान सहित हजारों लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें सेना के 22 जवान भी हैं। 20,000 से ज्यादा लोग इस आपदा में प्रभावित हुए हैं। एनडीटीवी को मिली टूटे हुए डैम की ये पहली तस्वीरें बताती हैं कि ये आपदा कितनी भयावह थी। लेकिन इस भयावह आपदा का अंदेशा कम से कम 10 साल पहले लगाया जा चुका था। फरवरी 2013 में इसरो के 2 वैज्ञानिकों और उस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ी वैज्ञानिक डॉक्टर SN रम्या ने करंट साइंस जर्नल में छपी इस रिसर्च पेपर में सैटेलाइट डाटा का हवाला देते हुए आगाह किया था कि सिक्किम का साउथ लोना ग्लेशियर 1962 से 2008 के बीच 1.9 किलोमीटर तक छोटा हो चुका है। इसकी वजह से वहां लेक आउटबर्स्ट का अंदेशा काफी ज्यादा 42% तक है। इस खतरे को देखते हुए वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना बेहद जरूरी है। 2013 में हमारा जो स्टडी साउथ लोनाक लेक में था, उसमें हमने जो बोला था कि हमने जो स्टडी किया था सैटेलाइट डेटा लेके, जो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्रेकिंग दिस लेक हो सकता है कि 42% है। देन जो पानी है, जो लेक आउटबर्स्ट हुआ तो उसका पानी भी हम लोग प्रेडिक्ट किया था कि 19 मिलियन क्यूबिक मीटर तक, मीन्स अगर जो लेक आउटबर्स्ट हुआ तो उतना पानी होगा। तो उसी टाइम में भी हम लोग जैसे उसी में किया था कि ये लेक खतरे में है, तो हमने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी उसी के साथ सजेस्ट किया था। जाहिर है ऐसे में सिक्किम में आई भयंकर त्रासदी से ये सवाल उठता है कि क्या इस खतरे को देखते हुए राज्य प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए थे? क्या वो अर्ली अलार्म सिस्टम वहाँ पे लगाए गए थे या फिर वो काम कर रहे थे, ये एक देखने लायक बात रहेगी। क्योंकि इसके बाद जो हुआ पिछले कुछ दिनों में, जैसे ही सिक्किम में तबाही हुई और जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिस तरह से हुआ और डाउनस्ट्रीम में जो तीस्ता नदी है वहाँ पे जो बने हुए जो डैम्स है उनमें जाके ये जो पानी जब हिट करता है, इसके बाद तबाही और भी बढ़ जाती है और इसकी आशंका पहले से ही थी और इसके लिए पहले से एक तैयारी करने की ज़रूरत थी। वैसा लोग वहाँ पे जो लोग हैं वो भी ऐसा मानते हैं। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल कहते हैं भविष्य में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को मॉनिटर करना होगा। क्लाइमेट चेंज जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है और टेम्परेचर राइज होने से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्टिंग होता है, यानी रिट्रीट भी करते हैं, उनका एरिया कम होता रहता है। और जब ग्लेशियर्स मेल्टिंग होता है, इससे पानी निकल के आता है और वो पानी जो हिल एरिया में जब फ्लो होता है, कहाँ कहाँ जो लेक होता है, लेक डेवलप हो जाता है, नहीं तो लेक होता है तो लेक में पानी बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी इसका एक डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो सकता है। इसके लिए ये सभी जो ग्लेशियर मेल्टिंग है इसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जाता है और जो लेक क्रिएट हो जाता है इसका भी मॉनिटरिंग हो जाता है। और आजकल जो रिमोट सेंसिंग एजेंसीज है, जैसे हमारा इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल रिमोट साइंस सेंटर, उसे भी इसको लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। फिलहाल सिक्किम में बारिश की तीव्रता घट गई है और इसके साथ ही किसी नई आपदा का खतरा भी।
मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार और बुधवार सुबह सिक्किम के कई इलाकों में औसत से कई गुना ज्यादा बारिश हुई और यही वजह थी कि सिक्किम को ये प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में सिक्किम के अधिकतर इलाकों में जो बारिश की तीव्रता है वो लगातार घटती जा रही है और अगले 24 घंटे में सिक्किम में अब कुछ ही जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। जिस परिस्थिति में यह हादसा हुआ उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हिमालयन क्षेत्र में आपदा के बढ़ते खतरे को लेकर एक बड़ी चेतावनी है। सरकारी एजेंसियों को इससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। गुवाहाटी से रत्नदीप और दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान और श्रद्धा कपूर को भी समन किया है। इससे पहले अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी ने समन किया था। कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को कल ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तीनों ने पेश होने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। इससे पहले रणबीर कपूर को भी ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए आने को कहा था, लेकिन उन्होंने भी 2 हफ्ते का समय मांगा है। तो आखिर क्या है महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और कौन है इसके प्रमोटर? छत्तीसगढ़ में जूस और टायर की दुकान चलाने वाले कैसे बन गए मटका किंग? इस पर देखते हैं रिपोर्ट। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऑनलाइन सट्टेबाजी की दुनिया के वो 2 बड़े नाम जिनका नेटवर्क भारत में ही नहीं, यूएई, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में भी है। ईडी दोनों की तलाश कर रही है और दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और एलओसी भी निकाल चुकी है। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ में भिलाई के शारदा पार बैकुंठ धाम और रवि उप्पल नेहरू नगर का रहने वाला है। हैरानी की बात है कि सौरभ चंद्राकर कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ में भिलाई के नेहरू नगर में जूस की दुकान चलाता था और रवि उप्पल की टायर की दुकान थी। बताते हैं कि दोनों को सट्टे की लत थी और उसी सिलसिले में दोनों की दोस्ती हुई और फिर एक दिन अचानक दोनों दुबई भाग गए। वहाँ एक शेख और पाकिस्तानी पार्टनर के साथ मिलकर दोनों ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप लॉन्च किया और फिर देखते ही देखते सट्टेबाजी की दुनिया के किंग बन गए। ईडी के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के लिए दोनों ने देश में 4000 के करीब पैनल ऑपरेटरों का नेटवर्क खड़ा किया है। हर पैनल ऑपरेटर के पास 200 ग्राहक हैं जो सट्टा लगाते हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह से दोनों रोजाना 200 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं और अपनी इसी अकूत काली कमाई से संयुक्त अरब अमीरात में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में शादी की। ईडी का दावा है कि उस विवाह समारोह को भव्य बनाने के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। भिलाई में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिया गया। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि की सेवा ली गई और उनको नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, शादी में परफॉर्म करने के लिए बॉलीवुड की 14 मशहूर हस्तियों को बुलाया गया था। अब वो सभी 14 फिल्मी सितारे भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने पिछले दिनों महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में मुंबई, कोलकाता और भोपाल में करीब 39 ठिकानों पर छापेमारी कर 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल तो विदेश में छिपे बैठे हैं, लेकिन उनके महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का प्रमोशन करने वाले तकरीबन 1 दर्जन फिल्मी सितारे, खिलाड़ी और 100 के करीब इन्फ्लुएंसर अब ईडी के रडार पर हैं। सबसे पहला नंबर लगा है अभिनेता रणबीर कपूर का, जिन्हें ईडी ने 6 अक्टूबर को रायपुर के अपने दफ्तर में तलब किया है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल तेलंगाना का दौरा पूरा कर लिया और आयोग ने कहा है कि चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया और इसी के साथ 5 चुनावी राज्यों का दौरा पूरा हो चुका है। अब 5 राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं इसी साल। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 तक का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 तक है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 तक, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 तक है और तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 तक है।
तो राजस्थान में चुनाव नजदीक है और राज्य चुनाव आयोग अब मतदाता सूची के साथ तैयार है और सबसे दिलचस्प है 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की मतदाता सूची। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। 102 साल की राबिया बानो राजस्थान की चूरू में रहती है। 5 साल से चल फिर नहीं सकती, इसलिए पिछले चुनाव में वोट नहीं डाल पाई थी। लेकिन आप खुश है क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए घर से ही वोट डालने की व्यवस्था की जाएगी। एक पर्चे लिया था, ऊपर निशान करा कर ले जाता, ऐसा का डब्बी लिया था, गुंठे लगा के एक लगा देता यहाँ। सुनने में ये बात बेशक कुछ हैरान करती है, लेकिन राजस्थान में 17,241 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है और सबसे ज्यादा झुंझुनू में है। जैसे टिक्कू राम किसान हैं, नायसर गांव में रहते हैं, हर चुनाव में वोट डालते आए हैं, इस बार भी वोट डालेंगे उस पार्टी को जो अच्छा काम करेगी। कितनी साल होगी उम्र? 100 साल की होगी। अच्छा, क्या काम करा करता? खेती बाड़ी को किया करता हूँ। अब की बार वोट देगा के? हाँ, वोट देशो के? वोट से अब पड़ेगा तो जाएगा। किन दोगा? कौन जाएगा, कोई अच्छा काम करेगा उन जाना। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो 100 साल की उम्र से ज्यादा के मतदाता हैं, उनमें महिलाएं पुरुष से 4 गुना ज्यादा है। जैसे अत्तर देवी 100 साल की उम्र की है, जयपुर में रहती हैं, हर चुनाव में वोट डालती हैं और इस बार पहले बार मतदान करने वालों को एक संदेश भी दे रही हैं। आज वोट दे दी घर आके नहीं थे दे घरे आज सी लाडली वाला दे दिया ने कौन देसी बात घरे आया दे देशो नी घरे आ दे दे। पहली बार चुनाव आयोग ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि अगर 80 से ऊपर के उम्र का वोटर है, वो किसी कारण पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकता है, तो उसका वोट घर से ही डलवाया जाएगा। 100 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वोट डालने के लिए उतने ही उत्सुक हैं। राजस्थान में 80 की उम्र पार कर चुके 11 लाख वोटर हैं। 100 की उम्र पार कर चुके 17,000 से ज्यादा वोटर हैं। भले ही इनकी संख्या 18 और 19 की उम्र वालों से कहीं गुना कम है, क्योंकि 18 और 19 की उम्र वाले 22 लाख हैं, लेकिन उनके हौसले उतने ही बुलंद हैं और वो उत्सुक हैं अपनी सरकार चुनने के लिए। जयपुर से सोमू आनंद के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।